इंडिया की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी, जो आज से नहीं बल्कि हिंदुस्तान के आज़ादी के समय से पहले ही स्टैब्लिश हुई थी। इस कंपनी का आज के टाइम पे 1.35 ट्रिलियन डॉलर का रेवेन्यू है। ये कंपनी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के पार्टीशन के समय इन्होंने दिल्ली के मेजर कॉलोनीज को डेवलप किया था। जाहिर सी बात है, समय हमेशा एक जैसा नहीं होता। एक टाइम ऐसा भी आया था कि गवर्नमेंट के एक डिसीजन के कारण उन्हें रियल एस्टेट सेक्टर को छोड़ना भी पड़ा था, और एक टाइम ऐसा भी था जब ये कंपनी बैंकक्रप्ट भी हो गई थी और इस कंपनी के सीईओ ने इस कंपनी को मात्र 26 लाख रुपए में बेचने को तैयार हो गए थे। तो कुछ लोग समझ गए होंगे कि मैं किस कंपनी की बात कर रही हूँ। जो नहीं समझे मैं उन्हें बता दूँ, मैं बात कर रही हूँ DLF यानी कि दिल्ली लैंड एंड फाइनेंस कंपनी की, जो रियल एस्टेट सेक्टर में आज से नहीं बल्कि 1946 से है। हेलो एंड वेलकम एवरीवन, मेरा नाम है शिल्पी श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं के बायर्स क्लब यूट्यूब चैनल। जो नए हैं इस चैनल पे, मैं उन्हें बता दूं, आप देखते हैं इंडिया के वन ऑफ दी बेस्ट प्रॉपर्टीज़ की वीडियो, चाहे कमर्शियल हो या फिर रेजिडेंशियल हो या फिर बात करनी हो किसी भी रियल एस्टेट से रिलेटेड कोई भी टॉपिक की। तो आज मैं आई हूँ एक बहुत ही अच्छे से टॉपिक के साथ, यानी आज मैं लेके आई हूँ DLF की केस स्टडी वीडियो। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे DLF के जर्नी के बारे में कि उन्होंने कैसे इतना सक्सेस मुकाम को पाया, कैसे DLF देश की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी बनी, कहाँ से इन्होंने स्टार्ट किया, किन किन रुकावटों का इन्होंने सामना किया, कैसे उन्होंने अपने विजन को पूरा किया। सबसे बड़ी बात, उन्होंने DLF साइबर हब बनाने के लिए गुड़गांव को ही क्यों चुना। इसके साथ साथ उनका बचपन कहाँ बीता, उन्होंने कब कंपनी को स्टार्ट किया था, किस दौरान स्टार्ट किया था, क्या क्या रुकावटें आई, वो सारी डिस्कस करेंगे आज हम इस वीडियो में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि ये कंपनी कब स्टैब्लिश हुई थी और किसने स्टैब्लिश की थी, तो ये कंपनी 1946 में, जब पूरा देश आज़ादी से पहले आज़ादी के लिए लड़ रहा था, तब चौधरी रघुविंदर सिंह ने DLF यानी कि दिल्ली लैंड एंड फाइनेंस कंपनी का स्टार्टअप किया था। चौधरी रघुविंदर सिंह उस समय जॉब कर रहे थे सिविल सर्विस का। अगर हम चौधरी रघुविंदर सिंह के बचपन की बात करें कि उनका बर्थ कब हुआ था, उन्होंने अपनी पढ़ाई कहाँ से की थी, तो उनका जन्म हुआ था 19 सितंबर 1910 को हरियाणा में। उन्होंने मात्र 22 साल की उम्र में स्टेफन कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद पब्लिक सिविल सर्विस में जॉब किया। उन्हें वहाँ पे बहुत प्रमोशंस मिले, बहुत तरक्की की, इसीलिए उन्हें वहाँ पे मेंबर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर बना दिया गया। चौधरी रघुविंदर सिंह को प्यार से चौधरी साहब भी कहा जाता है। इसके आज़ादी के टाइम जब रेफ्यूजीज दिल्ली आ रहे थे महात्मा गांधी का सपोर्ट करने के लिए, तो उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को बहुत अच्छे से यूज़ किया। तब उन्होंने दिल्ली के अंदर मेजर 21 कॉलोनी को डेवलप किया था, जिसमें से शिवाजी पार्क, रजौरी गार्डन, कृष्णा नगर, साउथ एक्सटेंशन, ग्रेटर कैलाश, कैलाश कॉलोनी और हौस खास है। आपने ये मेजर नाम सुने होंगे जो दिल्ली के अंदर में आज बहुत ज़्यादा फेमस है। तो ये सारी कॉलोनीज़ को DLF ने ही डेवलप किया था। दिल्ली में डेवलपमेंट का काम ज़ोरों शोरों से चल रहा था और DLF का जो ड्रीम प्रोजेक्ट था 21 कॉलोनीज़ बनाने का, वो भी चल रहा था। लेकिन तभी 1957 में गवर्नमेंट ने एक कानून लागू किया कि दिल्ली में अब जितने भी डेवलपमेंट्स होंगी वो सभी के सभी DDA यानी दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी करेगी। यानी सारे प्राइवेट बिल्डर्स का काम बंद हो गया और जितनी भी बिल्डिंग्स बन रही थी अब वो गवर्नमेंट बना रही थी, जिसके कारण से DLF को बहुत नुकसान हो गया। फिर DLF को दूसरी इंडस्ट्री में शिफ्ट करना ही पड़ा। उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। उन्होंने एक अमेरिकन कंपनी के साथ मिलकर अमेरिकन यूनिवर्सल इलेक्ट्रिक इंडिया लिमिटेड स्टैब्लिश किया, जो फरीदाबाद हरियाणा में था। अभी एंट्री होती है KP सिंह की, और KP सिंह उनके बेटे नहीं बल्कि दामाद थे, क्योंकि चौधरी रघुविंदर सिंह की एक बेटी थी जिनका नाम इंदिरा सिंह था, उनका कोई बेटा नहीं था। इसीलिए तब KP सिंह फौज में थे और उस समय आर्मी को छोड़ना इतना आसान नहीं था। लेकिन फिर भी चौधरी साहब के कहने पर KP सिंह ने आर्मी को छोड़ दिया और लग गए अपने फादर इन लॉ के विज़न को पूरा करने में, और वहीं से स्टार्ट हुआ KP सिंह की रियल जर्नी। KP सिंह का जन्म 15 नवंबर 1931 में उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर बुलंदशहर में हुआ था। उन्होंने मेरठ यूनिवर्सिटी से साइंस में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और हाई एजुकेशन लेने के लिए वो इंग्लैंड चले गए।
वहाँ के कॉलेज एयर सर्विस ट्रेनिंग फैकल्टी में उन्होंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की तैयारी की और वहीं पे वो जॉब करने लगे। देन उसके बाद इंग्लैंड में ही उनके फ्रेंड से उनकी मुलाकात हुई जो कि आर्मी में था। उन्होंने उनको आर्मी के बारे में बताया। फिर क्या, उन्होंने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया और वो पास भी हो गए। 1951 में वो देहरादून गए। वहाँ पे 10 सालों तक उन्होंने आर्मी में रह के देश की सेवा की। फिर 1961 में चौधरी रघुवेंद्र सिंह ने उनको डीएलएफ ज्वाइन करने के लिए कहा और उन्होंने कर लिया। तब के टाइम डीएलएफ वो डीएलएफ नहीं था जो आज आप देख रहे हो। तब वो कंपनी बैटरी इंडस्ट्री में कोऑपरेट कर रही थी, जो अमेरिकन यूनिवर्सल इलेक्ट्रिक इंडिया लिमिटेड के नाम से जानी जाती है। यूनिवर्सल इलेक्ट्रिक कंपनी के साथ ज्वाइन था, जो एक अमेरिकन कंपनी थी। इस कंपनी को और आगे ले जाने के लिए केपी सिंह ने एक और कंपनी विनलैंड इंडिया लिमिटेड स्टैब्लिश की, जो बैटरी मैन्युफैक्चर करती थी। ज्वाइंट फेच था फिलाडेल्फिया, जो एक अमेरिकन कंपनी था। फिर 1969 को अमेरिकन यूनिवर्सल इलेक्ट्रिक कंपनी डीएलएफ ग्रुप के साथ मर्ज हो गई और मिस्टर केपी सिंह इस कंपनी के एमडी बन गए। पर वो बैटरी बिजनेस लगातार प्रॉब्लम फेस कर रहा था और कंपनी लॉस में चली गई। फिर क्या, कंपनी बैंकक्रप्ट होने के कगार पे हो गई और केपी सिंह इस कंपनी को मात्र 26 लाख रुपए में बेचने को तैयार हो गए थे। लेकिन फिर उनको अपने फादर इन लॉ चौधरी साहब का सपना याद आया। फिर उन्होंने सोचा कि क्या मैं सही इंडस्ट्री में हूँ, क्या मैं जो कर रहा हूँ, क्या जो ये बैटरी इंडस्ट्री चल रही है, क्या ये करने लायक है। फिर उनके दिमाग में एकदम से क्लिक किया कि क्यों ना हम अपने रियल एस्टेट बिजनेस जो वो पहले से करते थे उसको दोबारा से करना स्टार्ट किया जाए। क्यों ना दोबारा से डेवलपमेंट स्टार्ट की जाए और दोबारा से रियल एस्टेट और अपने फादर इन लॉ का सपना पूरा किया जाए। फिर क्या, कुशलपाल सिंह दिल्ली के आसपास के एरिया में लैंड डेवलपमेंट की प्लानिंग करने लगे और उन्हें पसंद आया गुड़गांव, क्योंकि गुड़गांव 1975 के समय अनडेवलपमेंट रूरल एरिया था। वहाँ के ज़मीन के रेट बहुत कम थे। लेकिन कुछ टाइम पहले ही गुड़गांव के बगल में ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि अभी दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वो बन गया था। साथ ही मारुति सुजुकी ने अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट गुड़गांव में ही डेवलप कर चुकी थी। इसीलिए केपी सिंह को गुड़गांव बहुत पसंद आया और 1975 में वो वहाँ पे लैंड की रिक्वायरमेंट को पूरा करने लगे। और आप ये भी जान लीजिए कि 1975 में नोएडा एग्जिस्ट नहीं करता था। गुड़गांव में डीएलएफ को टाउनशिप बनाने के लिए फेज़ 1 से फेज़ 5 तक इंक्लूडिंग साइबर हब लैंड डेवलपमेंट करने के लिए लगभग 700 फार्मर से डीएलएफ को लैंड लेना था। कहा जाता है कि केपी सिंह पर्सनली सभी फार्मर से मिलकर उनको मनाकर उनसे बात करके लैंड देने के लिए मना लिया। सो फाइनली डीएलएफ को लैंड मिल गई जितनी उनको रिक्वायरमेंट थी। अब स्टार्ट हुआ गुड़गांव को वर्ल्ड क्लास सिटी के रूप में बनाने का। गुड़गांव आईटी हब की तरह डेवलप हुआ। साइबर सिटी आज भी इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट प्राइम लोकेशंस में से एक है ऑफिस के लिए। वर्ल्ड की फॉर्चून 500 कंपनीज में से 250 कंपनी के ऑफिस गुड़गांव के साइबर सिटी में ही है। गुड़गांव के साइबर सिटी के ग्रेट सक्सेस होने के बाद हैदराबाद और चेन्नई जैसे सिटी में भी डीएलएफ ने साइबर सिटी डेवलप किया। इसके अलावा पुणे और बेंगलोर जैसे सिटीज़ में ऑफिस स्पेस, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलोर और गुड़गांव जैसे शहरों में प्राइम रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स, लखनऊ, चंडीगढ़ जैसे शहरों में रेजिडेंशियल प्लॉट और अभी तक इंडिया के 15 स्टेट में से 24 सिटी में डीएलएफ के ऑफिस स्पेस और अपार्टमेंट, होटल्स और शॉपिंग मॉल जैसे प्रोजेक्ट्स हैं। तो ये थी हमारी पूरी वीडियो अबाउट डीएलएफ, यानी कि मैंने जो केस स्टडी की है वो सारी चीज़ें मैंने आपके साथ इस वीडियो में शेयर किया है। अगर आपको डीएलएफ के किसी भी हिस्से के बारे में पता है या फिर आपको इनके ऑनर के बारे में पता है तो आप मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट करके। तो चलिए मैं आपसे मिलती हूँ एक ऐसे ही अलग और बहुत ही अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार एंड स्टे सेफ।